सारी सुविधाएं बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में सारी सुविधाएं तो क्रिएट होंगी और जितने भी सेक्टर्स हो सकते लगभग हर सेक्टर का वहाँ पर विकास होगा और हर सेक्टर में यहाँ रोज़गार उपलब्ध रहेगा। रोज़गार की खोज में यहाँ आएगा जो अब तक पलायन होता था, अब वापस आएगा, रिवर्स माइग्रेशन होगा। बिल्कुल वापस से वो रिवर्स माइग्रेशन, रिवर्स की बजाय बाहर से लोग भी यहाँ आएगा। नोएडा से भी एक बड़ा शहर बनाने की सरकार की कोई योजना है, तो क्या इसका क्या विजन है? बीडा का जो है विज़न है वो उसी तरीके से हम लोगों को उस वहाँ की जो लर्निंग है उनको सीखते हुए एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाना है। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएंगी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ में हम लोग जो पहले फेस करते रहे थे पॉल्यूशन नहीं रहेगा। सबको एक माइंड में रहता है कि बुंदेलखंड में पानी का दिक्कत है जी, तो बताना चाहूँगा कि बीडा में पानी का हम लोगों ने आने वाले 50 साल तक का इंतज़ाम कर लिया है। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए हम लोग जो गर्व और गौरव महसूस करते हैं वही गौरव हम लोग बीडा के लिए महसूस करेंगे जब वो अपने वास्तविक रूप में आएगा, एक साकार रूप लेगा। बुंदेलखंड की अगर हम आज बात करते हैं तो बुंदेलखंड अब संभावनाओं की भूमि नहीं है, ये एक अवसरों की धरती बन चुका है। यहाँ पर अगर हम विकास की परियोजनाओं की बात करते हैं तो योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं, भविष्य आकार ले रहा है और भविष्य आकार ले रहा है इसका एग्जाम्पल हमारे सामने आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से यहाँ पर तमाम युवा चेहरे दिख रहे हैं वो बताते हैं कि अपने भविष्य को लेकर सजगता कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। बुंदेलखंड की एक बात और भी है कि इस इलाके को कभी विकास से दूर वाला क्षेत्र माना जाता था एक समय पर। आज वही बुंदेलखंड विकास और उद्योग का नया केंद्र बन रहा है और ये बुंदेलखंड के लिए, हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं बीडा के सीईओ मिस्टर संजय कुमार खत्री जी, जो बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। चलिए उनसे ही जानेंगे कि आने वाले समय में बुंदेलखंड कैसे विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। और इसी के साथ हम स्वागत करेंगे टक के क्लस्टर हेड और सीनियर एडिटर नीरज गुप्ता जी के, जो पूछेंगे वो सवाल जो आपके हैं। आवाज उनकी होंगी, सवाल आपके होंगे। नमस्कार दोस्तों, झांसी की इस धरती पर विकसित यूपी बैठक में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के उस इलाके में हैं जो बुंदेलखंड के नाम से जाना चाहता है। अब से कुछ साल पहले बुंदेलखंड का नाम जब किताबों में पढ़ते थे तो सूखा प्रभावित क्षेत्र, बंजर इलाका, आसमान की तरफ देखते हुए किसान, ये तस्वीरें हमारे सामने आती थी। लेकिन अब जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, झांसी, ये इलाका योगी आदित्यनाथ सरकार की जो 2029 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था यूपी को बनाने का लक्ष्य है, उसका अहम केंद्र बन चुका है। और जब मैं ये अहम केंद्र की बात कर रहा हूँ तो इसे नाम दिया गया है बीडा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और मेरे साथ इस वक्त बीडा के सीईओ संजय कुमार खत्री जी मौजूद हैं। संजय जी, बीडा भविष्य का शहर है, मैं इस पे आऊँगा, लेकिन संजय कुमार खत्री बीडा के सीईओ होने से पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। प्रशासन, उत्तर प्रदेश के पिछले कई सालों के विकास को एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर संजय खत्री ने बहुत नज़दीक से देखा है। तो संजय जी, पहले ये उत्तर प्रदेश जो वो एक अखबारों की ना बड़ी फेवरेट सी लाइन थी कि बेहाल हूँ, भदेश हूँ, इसीलिए उत्तर प्रदेश हूँ, ये लिखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के साथ एक्सप्रेस वे प्रदेश, एविएशन हब प्रदेश, इस तरह के विशेषण लगने लगे। क्या है ये, जरा अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें। नमस्कार साथियों, जब से बीडा की घोषणा हुई है आप देखेंगे सड़कों पे व्हीकल्स 5 गुना हो गए। व्यापारी बंधु मेरे साथी बैठे हैं कि मार्केट जो पहले से था उससे मार्केट का साइज़ मुझे लग रहा है कि 3 से 4 गुना हो चुका है। ज़मीनों के दाम जहाँ 100 रुपया लगता था वो अब 200-400 रुपया हो चुका है। तो आप एक इम्पैक्ट समझ सकते हो कि घोषणा मात्र से ही हमारे झांसी के मार्केट और इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट है।
तो साथियों, कोई भी सरकारी या गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसका पूरे प्रदेश की इकॉनमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे मैं जब प्रयागराज में था, प्रयागराज में एयरपोर्ट आया, तो एयरपोर्ट्स का हम लोगों का इन्वेस्टमेंट टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे शायद होगा तो 500-800 CR के आसपास होगा, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी से हमको उससे ज़्यादा रेवेन्यू अर्जन हुआ और मार्केट में जो ट्रांजैक्शन हुआ उससे पूरी इकॉनमी को फ़ायदा मुझे लग रहा है कि उससे लगभग 10 गुना हुआ होगा। यूपी की बात करें तो जितने एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ पर हैं, ऐसे इतने सारे एक्सप्रेसवेज भारत के किसी भी स्टेट में नहीं है। आप पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हमारे पास यमुना अथॉरिटी एक्सप्रेस वे अथॉरिटी है और वहाँ दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो इन सारी जितने एक्सप्रेसवे हैं, इतनी शानदार कनेक्टिविटी है। इसके बाद एयरपोर्ट्स हमारे पास पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। इन सारी बातों का नतीजा ये है कि इन्वेस्टर्स हमारे पास इतने सारे हैं कि हमारे पास देने के लिए उतना ज़मीन ही नहीं है। लाखों करोड़ की जो लास्ट हम लोगों ने GBC किया था, उस समय हम लोगों ने 20 लाख से ज़्यादा के प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा, 20 लाख करोड़ से ज़्यादा के। अब मैं इससे पहले नोएडा अथॉरिटी में था, तो वहाँ हमारे पास इतना डिमांड हुआ करता था कि मैं क्या बताऊँ कि हम उस डिमांड को कैटर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बीड़ा आया है आपके सामने, मैं इससे पहले यहाँ CDO था, तो बहुत सारे सम्मानित नागरिकगण हैं जो मेरे परिचित हैं। तब हम इस चीज़ की बात करते थे कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, रोज़गार के साधन आने चाहिए। तो यहाँ जो बीड़ा एक नई अथॉरिटी आई है, नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप आई है, इसका कारण है कि यहाँ हमारे पास यूपी में इन्वेस्टमेंट बहुत है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे मेडिकल लाइन के हमारे इन्वेस्टर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो जो आना चाहते यूपी में। और यहाँ पे एक जो इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये बीड़ा हमारे सामने आया, जिसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं बीड़ा पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की बात आपने कहा कि प्रयागराज से लेकर रायबरेली से लेकर और पश्चिम से लेकर पूर्व तक और बुंदेलखंड से लेकर नेपाल की सीमा तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश ने जिस तरह पिछले कुछ सालों में विकास देखा, एक बड़ा इशू था लॉ एंड ऑर्डर। मतलब आप सरकार कितनी भी सुविधा देती रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। मतलब सरकार ने जब कहा कि हम स्पीड, सप्लाई चेन और सुरक्षा, ये 3 S जब आए, तो इसमें सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण था। मैं झांसी के बारे में भी आपसे ये बात पूछूंगा, लेकिन मुझे नोएडा में रहते हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं। एक ज़माना था कि सबसे बड़ा इशू लॉ एंड ऑर्डर था। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश ने उस इशू को एड्रेस किया है और बीड़ा में भी कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो इशू आप लोगों के लिए सामने आता है? मेरे इससे पहले का जो मेरा असाइनमेंट था, मैं वहाँ की बात करूँगा कि नोएडा में जो ज़मीन का रेट है पिछले 4 सालों में 3 गुना हो चुका है। और बहुत सारा प्रॉब्लम्स गुड़गांव के जो इन्वेस्टर्स थे, वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने फेस किया। तो गुड़गांव की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है वो नोएडा आना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी हर व्यक्ति आना चाहता है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता है और यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है। यहाँ की इकॉनमी को आगे बढ़ाते हुए वो विकसित भारत में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो कारण है, तो आपने जो प्रश्न पूछा, मुझे लग रहा है कि मैंने उसका आंसर दे दिया है। चलिए बीड़ा पर आते हैं। जैसा मैंने कहा कि फ़िलहाल जो मौजूदा जिम्मेदारी है संजय कुमार खत्री जी की, वो बीड़ा के CEO हैं। ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। कहा जा रहा है कि पिछले 47 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा शहर नहीं बसा जितना अब बसने जा रहा है, नोएडा से भी बड़ा शहर। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अगर नोएडा से भी एक बड़ा शहर बनाने की सरकार की कोई योजना है, तो क्या इसका क्या विज़न है?
यहाँ आकर लोगों को क्या मिलेगा? नोएडा तो फिर भी दिल्ली के बगल में बसा हुआ एक इलाका था ना, जब इसको बसाना शुरू किया। झांसी में बीडा की शक्ल में क्या मिलने जा रहा है हमें? क्या विज़न है आपका? नोएडा का गठन हुआ था 1976 में, और जब हम लोगों के माइंड में रहता कि जहाँ भी इंडस्ट्री है तो वहाँ पॉल्यूशन होगा, जहाँ भी इंडस्ट्री है तो वहाँ स्लम्स होगा। हमारे माइंड में जनरली यही चीज़ आती है। लेकिन आज एनसीआर का हर आदमी नोएडा रहना चाहता है। नोएडा की कुछ इंडस्ट्रीज़ की मैं बात बताऊँ, सैमसंग का जो पूरा वार्षिक टर्नओवर है वो है 2,20,000 करोड़ का। 2,20,000 करोड़ का। बहुत सारे स्टेट्स की जो जीडीपी है वो इससे कम होगी। उनका बजट है वो सैमसंग का, जो केवल एक यूनिट है हमारी नोएडा में, इतना प्रोडक्शन करती है। उसके अलावा बेहतरीन हर तरह की सुविधा, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, तो सारी सुविधाएं वहाँ पे। बीडा का जो है विज़न है वो उसी तरीके से हम लोगों को उस वहाँ की जो लर्निंग है उनको सीखते हुए एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाना है। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएंगी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ में हम लोग जो पहले फेस करते रहे थे पॉल्यूशन नहीं रहेगा। हम नेचर को, जो इंडस्ट्रीज़ के हम लोगों ने प्रादुर्भाव के साथ में नेचर को जितना नुकसान देखा है, यहाँ नेचर को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा 24% क्षेत्र होगा जो ग्रीन एरिया रहेगा, जहाँ पे रिक्रिएशनल ग्रीन भी रहेगा और बहुत सारा प्लांटेशन के साथ साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े पार्क्स रहेंगे, रोड साइड गार्डनिंग रहेगी। तो ग्रीन एरिया हम लोगों का 24% के आसपास रहना है। इसके बाद की मैं बात करूं, बड़ा ज़रूरी है। नोएडा में हर सर्दियों में हम लोग पोल्यूशन झेलते हैं, तो वो बीडा में नहीं होगा। डेफिनेटली उस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। सेकंड है कि वर्ल्ड क्लास का मेडिकल फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास की स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आनी है। और हमारे बुंदेलखंड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, बुंदेलखंड के जितने भी ज़िले देखें या फिर एमपी के भी कुछ ज़िले हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की एम्प्लॉयमेंट की। बीडा में जब डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स और मेडिकल क्षेत्र का जितना भी है वहाँ रोज़गार मिलना है, टीचिंग क्षेत्र का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, आईटी सेक्टर है। तो आप किसी भी सेक्टर की बात करें तो रोज़गार हर सेक्टर में यहाँ मिलना है। केवल ऐसा नहीं केवल हम इंडस्ट्रीज़ की ही बात करेंगे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आता है या इन्वेस्टमेंट आता है, वो केवल इंडस्ट्री लगाने नहीं आता, उसको वो फैसिलिटीज़ भी चाहिए कि उनके बच्चों की एजुकेशन कहाँ होगी, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो ये सारी सुविधाएं बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में सारी सुविधाएं तो क्रिएट होंगी, और जितने भी सेक्टर्स हो सकते, लगभग हर सेक्टर का वहाँ पर विकास होगा और हर सेक्टर में यहाँ रोज़गार उपलब्ध रहेगा। तो आसपास के हमारे जो यहाँ के नागरिकगण हैं, केवल उन्हीं को रोज़गार नहीं मिलना, बाहर से भी बहुत सारा लोग रोज़गार की खोज में यहाँ आएगा। जो अब तक पलायन होता था अब वापस आएगा, रिवर्स माइग्रेशन होगा। बिल्कुल, वापस से वो रिवर्स माइग्रेशन, रिवर्स की बजाय बाहर से लोग भी यहाँ आएगा रोज़गार की तलाश में। तो जो सिनेरियो हम लोग एक जो डेस्टिट्यूशन का देखते थे, वो हम लोगों का समृद्धि का रास्ता, प्रॉस्पेरिटी का रास्ता रहेगा, और हर व्यक्ति इस प्रॉस्पेरिटी में रोज़गार के साथ साथ अपनी भूमिका भी निभाएगा। जी, एक इस शहर का जिसकी बात अभी संजय जी ने की, शहर का मास्टर प्लान, दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सिंगापुर की एक सरकारी कंसल्टेंसी कंपनी है जिसने इसका मास्टर प्लान तैयार किया। इसमें अमेरिका की एक रियल स्टेट कंपनी थी जो उस ड्राफ्ट मास्टर प्लान में इन्वॉल्व थी। यानी कि जो एक रूपरेखा कागज़ पर बनी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक उसमें फॉलो किए गए हैं। लेकिन संजय जी, चीज़ें आज की तारीख में किस स्टेज पर हैं? हमें वो कागज़ पर बनी हुई चीज़ों को ज़मीन पर उतरने में कितना वक्त लगता हुआ देख रहे हैं आप?
हमने शहर नोएडा के बाद में ग्रेटर नोएडा देखा, यमुना अथॉरिटी देखा, इसके बाद धुलेरा सिटी है गुजरात में, और एक सिटी है महाराष्ट्र में। शहर को थोड़ा समय लगता है अपने रूप में आने में, और सबसे पहली जो ज़रूरत होती है, दो तरह की ज़रूरत है, मास्टर प्लान और पर्यावरण संबंधी जितनी भी परमिशंस हैं वो। हमारी पर्यावरण संबंधी जितनी परमिशंस है हम लोगों का फाइनल सबमिट हो चुका है। पहले यहाँ हियरिंग वगैरह बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, वो भारत सरकार में सबमिट हो गया है। मुझे लगता है कि हमारा फैब में वो परमिशन हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहली ज़रूरत होती है, और उसमें बहुत सारे सर्वे होते हैं। आपका वाटर अवेलेबिलिटी का सर्वे, वहाँ की पब्लिक का सर्वे, वहाँ का कल्चरल हेरिटेज, हर तरह का सर्वे होता है। तो सारी चीज़ें उसमें समय लगता है, वो हम लोगों ने सारी चीज़ों को करा लिया है। फैब में हम लोगों को परमिशन मिलने की संभावना है। और इसके बाद मास्टर प्लान की बात करें, मास्टर प्लान तैयार होने के बाद में शासन स्तर से 5 या 6 बार हम लोगों की मीटिंग्स हुई, रिव्यू हुआ। मास्टर प्लान सच कहें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि मास्टर प्लान की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 50 साल बाद तक दिखाई देंगी। जैसे नोएडा में हम लोगों ने जो प्लानिंग किया था, तो बट एंट्री के पास में उस समय जो 50 वर्ष पहले प्लानिंग हुआ था, हम लोगों ने एक्सप्रेस वे बनाया, 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, और साइड में सर्विस रोड भी है। बट वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि अब लगता है कि हमको वहाँ एलिवेटेड रोड बनाना पड़ेगा। उसका काम पहले ही शुरू हो चुका है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो आने वाले 50-100 साल तक का जो बनाना है, तो उसके संबंध में शासन से हमारे जो ऑफिसर्स है, कमिटीज़, उन्होंने कई सारे हमको फीडबैक दिए। तो हमने फाइनली उन सारी चीज़ों को शामिल करके सबमिट कर दिया है। हो सकता है कि फेब या मार्च में हम लोगों का वो फाइनली सैंक्शन हो जाएगा। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, यहाँ पे सबको एक माइंड में रहता है कि बुंदेलखंड में पानी का दिक्कत है जी। तो बताना चाहूँगा कि बीडा में पानी का हम लोगों ने आने वाले 50 साल तक का इंतज़ाम कर लिया है। ठीक है। राजघाट डैम में अब भी हमारे पास 5.5 MLD पानी ऐसा है जो यूपी और एमपी दोनों का संयुक्त जिस पर स्वामित्व है, और उनमें आधा आधा बांटा जाना है। तो अब उसी चीज़ का हमारा कोशिश है कि हमें उसमें से 2.5 TMC, 2.25 TMC जितना पानी बनता है वो हमको मिल जाए, और वो आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। वो लगभग 200 MLD से ज़्यादा पानी होगा। और इसके पहले हमारे पास राजघाट डैम से ही 30 MLD पानी हमको मिल चुका है। उसका हम लोगों ने DPR वगैरह सारी बना के सब चीज़ों को पूरा कर लिया है जी। संवतः मार्च और अप्रैल में हम लोग वाटर सप्लाई के लिए जो हम लोगों ने काम चालू करना वो कर लेंगे। पावर सप्लाई का काम भी हम लोग मार्च और अप्रैल में शुरू कर देंगे। तो ये शुरुआत की जो चीज़ें हैं, इसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 महीने में कुछ चीज़ें आपको बीडा में दिखनी शुरू हो दिखाई जाएंगी। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम इनके भी सवाल लेंगे, लेकिन अभी आपने जो बातें की तो ये लोग सोच रहे होंगे कि शायद हम लोग कितने बड़े हो चुके होंगे जब तक बीडा सामने आएगा। तो दोस्तों, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बीज होता है और उसकी एक पेड़ बनने की प्रक्रिया है। तो कोई भी दवाई डाल के, कोई भी माली कितना भी बढ़िया हो, लेकिन वो रातों रात एक बीज को पेड़ नहीं बना सकता है। इसीलिए कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कितना भी एफिशिएंट हो, वो रातों रात एक नया शहर नहीं बसा सकता है। जो संजय खत्री जी ने बताया कि कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं, परमिशन से लेके अधिग्रहण तक की, वो पूरी करनी ही पड़ती हैं। लेकिन मैंने युवाओं की बात की संजय जी, तो युवाओं के मन में आपकी सारी बातें सुन के एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि क्या झांसी में रहकर मुझे नोएडा जैसी सैलरी और नोएडा जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं क्या? ये सारा सैलरी क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है डिमांड पे। अभी बीडा ने जो से अभी परचेज़ किया, उससे मार्केट में पैसा खूब है, इसलिए डिमांड बहुत है। और डिमांड की वजह से यहाँ जो लोकल ज़मीनों के दाम है वो काफ़ी बढ़ चुके होंगे जी। जब यहाँ इंडस्ट्रीज़ आएगा, अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स आएंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आएंगी, तो डिमांड अपने आप बढ़ना, और डिमांड बढ़ेगा तो मुझे लग रहा है कि
नोएडा से हो सकता है कि आपको बेहतर सैलरी यहाँ मिले, और नोएडा का अभी पूरे भारत में पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर किसी एक शहर की बात करें तो नोएडा की पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि वही इम्पैक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। और दूसरा, बाकी शहरों को बहुत समय लगा है, नोएडा को खुद को बहुत समय लगा है ये इस रूप में आने में। धुलेरा सिटी 2008-9 का प्रोजेक्ट है, अब उसके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल टाटा ने वहाँ किया है। तो अब वहाँ चीज़ें बहुत बेहतर है, और जो ज़मीन पहले 100 रुपये का था, मुझे लग रहा है कि पिछले 10-12 सालों में उसका रेट लगभग 500-600 रुपया हो चुका है। बट यहाँ का डिमांड बहुत ज़्यादा यूपी का, यूपी हर व्यक्ति आना चाहता है क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत शानदार है। तो बाकी शहरों को जो समय लगा वो बीडा को समय नहीं लगने वाला है। बिल्कुल। और हमारे पास ज़मीनें बहुत है, हमारे पास अभी भी 25,000 एकड़ ज़मीन है। अब हमको फाइनली पैच तैयार करने के बाद में हमको वो अलॉट करना है, और जैसे पीएसयू या हमारे एंकर इन्वेस्टर्स आएंगे तो इससे शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं लगना है। जी। मेरे पास और भी सवाल हैं, आपने चूंकि अधिग्रहण वगैरह की बात की, लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों के हवाले से 1-2 सवाल पूछे हैं जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आए हुए हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं संजय खत्री से? जी, माइक दीजिए उन्हें। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं ऋतिक पटेल हूँ। बेसिकली आपने कहा कि जो बीडा है उसमें हम 24% ग्रीन एरिया डेवलप करेंगे, तो क्या आप हमें बताएंगे कि वर्तमान में वहाँ कितना प्रतिशत ग्रीन एरिया है जिसको आप 24% वहाँ डेवलप करने की बात कर रहे हैं? ग्रीन एरिया पेड़ पौधों की बात करें तो काउंटिंग हमने सारों का किया है, और जब हम लोगों को पर्यावरण संबंधी अनुमति मिलती है तो उसके बाद में उसका अगर किसी को रिमूव भी करना पड़ता है तो उसका दुगुना से तिगुना हमको वापस भी लगाना होता है। अभी मुझे लग रहा है कि उससे कम ही होगा, है ना। अभी ग्रीन एरिया जो मैं 24% की बात करी है, अभी उससे कम होगा। दोस्तों और कोई सवाल? हाँ, ये इधर से आप खड़ा कर रहे हैं। जी मैडम, आप पूछिए। हाँ। अपना नाम बताइए, क्या कर रही हैं आप ये भी बताइएगा, और फिर अपना सवाल पूछिए। Good morning, sir. I'm Gatha Kashyap and I'm a student of Mass Communication and Journalism from Bundelkhand University. हिंदी में सवाल पूछिएगा। जी। My question is कि जब एनसीआर जैसे रीजन्स पहले से ही डेवलप्ड और इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं, तब बुंदेलखंड को इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए बीडा का क्या स्ट्रेटेजी है, और अगले 5 से 10 सालों में बीडा ने कौन कौन से मेजरेबल टारगेट सेट किए हैं? किसी भी क्षेत्र में जब बड़ी इंडस्ट्री आती है तो उसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज बहुत सारी आती हैं। जो पहला इन्वेस्टर होता है उसको हम लोग एंकर इन्वेस्टर कहते हैं, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, उसका 1000 CR हो सकता है, 5000 CR हो सकता है। उनको हम लोग बहुत सारा इंसेंटिव देते हैं, लैंड सब्सिडी से लेकर कैपिटल सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में सब्सिडी, बहुत सारा सब्सिडी मिलता है। और जैसी एक इन्वेस्टर 2 इन्वेस्टर बड़ा आने के बाद में सब जगह बात यही हो जाती है कि साहब यहाँ टाटा इन्वेस्ट कर रहा है। तो टाटा का इन्वेस्टमेंट जहाँ पर है उसके आसपास हम जितना छोटा इंडस्ट्री लेकर आएंगे वो सारा धड़ल्ले से इसलिए निकल जाएगा कि यहाँ टाटा आ रहा, तो टाटा को हम लोग कुछ न कुछ बड़ी चीज़ की सप्लाई शुरू कर देंगे। तो एक बड़ी इंडस्ट्री जैसे बीडा आने के बाद मार्केट पर आपने इम्पैक्ट देखा है, तो वही इम्पैक्ट बड़ी इंडस्ट्री का आने का आसपास के सारे एरिया पे पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों का चाहे रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, हमारा बड़े इन्वेस्टर के पास में कोई भी हम अगर स्कूल कॉलेज का भी प्लॉट निकालते हैं अलॉटमेंट के लिए तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमारा जो पहला एफर्ट होगा वो एंकर इन्वेस्टर्स का है। एंकर इन्वेस्टर्स हमारे पास 4-5 बड़े PSUs हैं जिनको यहाँ आना है, और हमारी उनके साथ सार्थक और लगातार बातचीत चल भी रही है। तो जल्द ही आपको
माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से किस दिन घोषणा मिल सकती है कि यहाँ ये बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है, बीडा में इन्वेस्ट करेगी और यहाँ अपना इंडस्ट्री लगाएगी? बिल्कुल। तो आने वाले 1-2 इंडस्ट्री बड़ी आते ही आप इम्पैक्ट सोच सकते हो कि 5 साल बाद क्या होना है वहाँ पे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। दिस साइड मुस्कान राय फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल बस इतना सा है कि जैसे हमारा इटावा से चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी हमारा NH44 है जो झांसी और ललितपुर को कनेक्ट करते हुए निकलता है, पर बाकी बुंदेलखंड रीजन्स का क्या होगा? उनके भी तो हमें फोकस करना है, उन पे भी तो हमें ध्यान देना है, तो उन रीजन्स को भी तो डेवलप करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसी क्षेत्र में सड़क बन जाए 4 लेन, कुछ इम्पैक्ट होता है उसका? हाँ, होता, इम्पैक्ट होता है। यस सर। आपके झांसी क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई भी एरिया छूटा हुआ है जहाँ पर हमारे पास 4 लेन सड़कें नहीं है। एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट भी फाइनल, लोकेशन फाइनल हो चुका है। ये सवाल मैं पूछने वाला था कि एयर कनेक्टिविटी का क्या। हाँ जी। तो एयरपोर्ट का भी लोकेशन फाइनल हो चुका है, ठीक है। तो कुछ भी आएगा तो आसपास के एरिया में हर जगह कनेक्टिविटी हर जगह आएगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे ही भारत डायनेमिक्स का, बहुत बड़ी फर्म है रक्षा क्षेत्र की। तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी आएगा वो इम्पैक्ट पूरे झांसी क्या पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र पे पड़ेगा। दोस्तों और कोई सवाल है आप लोगों का? Yes, sir. जी। Good morning, sir. My name is Shruti Prakash from Bundelkhand University. इसके बाद हम एक सवाल और लेंगे स्टूडेंट से, फिर थोड़ा और आगे जारी करेंगे, इसलिए आप लोग पहले से अपनी तैयारी कर लीजिए। सर, जिन फार्मर्स से हम लोगों ने ज़मीन ली है बीड़ा प्रोजेक्ट के लिए, उन फार्मर्स के लिए हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? उनके लिए कोई स्किल प्रोग्राम है, या फिर अगर बीड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है तो उनके लिए कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है कि उनको कंपनसेट किया जाए, क्योंकि उनकी बेसिक इनकम ख़त्म हो गई है उनकी ज़मीन लेने के बाद? सर मुझे लगता है मेरा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। जो सवाल मैंने पूछे हैं सब लोग तो ये लोग सब पूछ ले रहे हैं, मेरे लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। चलिए खैर आप जवाब दीजिए इसका। ये बेटर है कि सभी का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत होगी कि हमारे यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर रहे। हम लोगों का टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, IIT के लिए, IITIs के लिए और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए हम लोगों का एफर्ट जारी है। हो सकता है कि इस पर आपको बहुत ही जल्द कुछ घोषणा सामने आए, तो इस पर हम लोगों का फोकस है। और उसके बाद जितना इंडस्ट्री रहेगा, रोज़गार निस्संदेह सबके लिए आएगा, हर व्यक्ति के लिए आएगा। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे जो आधुनिक भारत के इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, आप देखोगे कि एक बार अच्छा इंडस्ट्रियल सिटी आने के बाद में केवल ये नहीं रहता है कि रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार के अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, मेडिकल है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, है ना। तो ये बहुत सारा फैसिलिटीज़ आता है, तो इसका जो बेनिफिट होता है वो हर व्यक्ति को मिलता है। एक सवाल और है कि क्या आप कोई हमें फोकस एरिया बता सकते हैं जिन पर सरकार फोकस कर रही है, यानी कि कपड़ा, फूड इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर, क्या कोई खास सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है? जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, ये डिफेंस सेक्टर आपने बताया कि वो ऑलरेडी यहाँ पर आसपास डेवलप हो रहा है, तो अगर इनमें बात करें, क्योंकि मैं इस नज़रिए से भी पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स हैं, इन्हें अपना करियर आगे भी पढ़ाई करनी है, तो और यहाँ व्यापारी लोग भी बैठे हैं, तो ये आप उन सेक्टर्स का अगर हमें कोई फोकस एरिया बता सकें। सेक्टर्स की बात करें तो हमारा जो बीड़ा है या झांसी है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के जंक्शन पे है। तो लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा सेंटर बनना है। सेकंड बात करें डिफेंस के आसपास हम लोगों की बबीना रेंज और बहुत सारे यहाँ डिफेंस एरियाज़ हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ आनी है। आसपास मटर और मसूर इन सबका प्रोडक्शन अच्छा है, तो यहाँ फूड इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी संख्या में आनी है।
गौशाला आसपास बहुत है, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत शानदार है, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज भी हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो उस तरह की या पैकेजिंग यूनिट्स वगैरह की वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ आनी है। आईटी सेक्टर यहाँ आना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ आना है, सीसी कंक्रीट से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पहले से भी इंडस्ट्रीज है, तो वो यहाँ काफ़ी बड़ा फोकस रहेगा। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है तो यहाँ ग्रीन एनर्जी के संबंध में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ आनी है। हमारे पास क्वेरीज मोर देन 100 इंडस्ट्रीज़ की है, और ये बेसिकली सारी इन्हीं से संबंधित है। और इन सारी इंडस्ट्रीज़ का जब विकास होगा तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा बूम करेगा। जी, अब सर कुछ चैलेंजेस भी तो आप फेस कर रहे होंगे ना। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे हमने नोएडा में देखा कि नोएडा के बनने के 25-30 साल बाद भी भट्टा परसौल जैसे आंदोलन, यानी कि भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन चलते रहे, किसान अपने भूमि के अधिग्रहण और उनके दामों को लेकर आंदोलन करते रहे। तो क्या बीडा में कुछ चैलेंजेस हैं? पानी का एक चैलेंज था जो आपने बताया कि एड्रेस कर लिया गया है। ये किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं या उन्हें किस तरह से उनका निपटारा कर रहे हैं? ख़ास तौर पर जो ऑपोजिशन है वो ये आरोप लगाता है कि सरकार ज़मीन अधिग्रहण की बात करती है, लेकिन जिन सेक्टर्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है उन सेक्टर्स पे काम नहीं हो रहा है। इन सब पर आपका क्या जवाब है? हमने बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बनाए जी, कहीं लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आई, और उसमें बहुत सारा लैंड चाहिए होता, कहीं 15,000 एकड़ लिया, कहीं 20,000 एकड़ लिया है, कहीं हमको सुनाई दिया कि हम लोगों के लैंड एक्विजिशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आई है। तो उसी तरीके से बीडा का भी है। पहले और अब की जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। पहले जो धनराशि मिलता था वो बहुत कम होता था, लेकिन अब सरकार 4 गुना पैसा देती है, तो एक तरीके से मार्केट रेट से बेहतर ही हम किसानों को देते हैं। तो लैंड एक्विजिशन का एज सच कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आनी है, और हमारे पास फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लैंड एक्विजिशन किसी तरह का कोई यहाँ प्रॉब्लम या इश्यू होने वाला है। तो दोस्तों, बुंदेलखंड में सरकार एक फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्य का एक औद्योगिक शहर बसा रही है, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि पिछले तकरीबन 50 सालों में भी उत्तर प्रदेश में एक प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से इतना बड़ा शहर नहीं बसा है। तो उत्तर प्रदेश भारत का जो विकसित भारत का 2047 का जो विज़न है, और उत्तर प्रदेश अगर उसमें एक मजबूत इंजन की तरह रोल अपनी भूमिका अदा करने का दावा करता है, तो मुझे लगता है कि बीडा उस इंजन का एक स्टीयरिंग साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। तो संजय खत्री जी से हमने उत्तर प्रदेश और बीडा को लेकर बातें की, विकसित यूपी को लेकर बातें की। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने सवाल पूछे। संजय जी, हमारे साथ इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए और विकसित यूपी की ये तस्वीर दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा जी, कि स्पोर्ट्समैन को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलता है? हाँ, जब वो जीतता है। और जो भी किसी चीज़ का तैयारी करता है स्टूडेंट्स, उनको सबसे ज़्यादा खुशी शायद इसी चीज़ में मिलेगा कि अचीवमेंट कुछ होना चाहिए। तो आपको बीडा बहुत सारे अचीवमेंट का जो हैप्पीनेस वो देने वाला है कि जब अच्छा आपको काम मिल जाएगा, अच्छा रोज़गार मिलेगा और सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, तो मुझे लग रहा है कि उससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। उसके अलावा बीडा में आपको हेल्थ के लिए बहुत सारा फैसिलिटीज़ रहना है, स्पोर्ट्स के लिए रहना है, तो मुझे लग रहा है कि आपको है ना बीडा बहुत सारी हैप्पीनेस, सबको सेंस ऑफ अचीवमेंट देने वाला है। और मुझे लग रहा है कि सबको बड़ा मज़ा आएगा, एक वो फील आएगा जो हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए हम लोग जो गर्व और गौरव महसूस करते हैं, वही गौरव हम लोग बीडा के लिए महसूस करेंगे जब वो अपने वास्तविक रूप में आएगा, एक साकार रूप लेगा। तो मेरी आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू। बिल्कुल, मैं आखिर में यही कहने वाला था कि हम लोग किताबों में पढ़ते आए कि हर बोले बुंदोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये
वहाँ उस इतिहास से निकल के मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जब हम याद करेंगे तो शायद बीड़ा उसका एक हिस्सा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, एक बार फिर आपका हमारे साथ इस बातचीत में शिरकत बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद आज तक ग्रुप का और यूपी तक का और नीरज गुप्ता जी का। थैंक यू। थैंक यू सर।